हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्पार्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मेंस की जो तैयारी है वो कैसे करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा और आपको अब लग रहा होगा कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, आपने इनफ अटेम्प्ट कर लिए हैं, सही अटेम्प्ट होंगे तो आप मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो तैयारी करनी कैसे है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना समय किसको पढ़ना है या कितना समय किसको देना है, क्या क्या पढ़ना है, किन चीज़ों में फोकस करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी यूजफुल आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कट ऑफ की। जो पिछले साल का कट ऑफ था सेक्शनल, ओवरऑल कट ऑफ तो आपको पता होगा कि हर एक स्टेट का अलग अलग रहता है और ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आरआरबी पीओ का आप एग्ज़ाम देंगे अगर मेंस का, कि आप किस स्टेट से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत डिपेंड करता है। कई बार एक नंबर जो पड़ोसी जैसे आप अगर उत्तराखंड से दे रहे हैं फिर या फिर उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं तो उसमें नंबर का डिफरेंस रहता है ओवरऑल कट ऑफ में। तो एक दो नंबर से आप रुक जाते हैं और वो बड़ा तकलीफदायक होता है। तो इसलिए आप ये समझ के रखिए सबसे पहले कि आप किस स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर वैकेंसीज़ कितनी हैं। जितनी कम वैकेंसीज होंगी कट ऑफ उतना ही ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि तैयारी करने वाले कम तो हो नहीं रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन ये जो सेक्शनल कट ऑफ है सबके लिए सेम रहता है। सेक्शनल कट ऑफ जो आपको बताता है मिनिमम इतने नंबर तो आपको हर एक सेक्शन में पाना ही है। अब अगर आप किसी भी सेक्शन में, अगर मैं कह दूं मान लीजिए इसको हटा दूं, मैं कह दूं सेक्शनल कट ऑफ है भी नहीं, तो आप किसी भी सेक्शन में अगर मिनिमम कट ऑफ वाला जो नंबर डिसाइड किया गया उससे कम नंबर पा रहे हैं तो आप ये जान करके चलिए आपके सेलेक्ट होने के चांसेस वैसे ही कम है। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल कट ऑफ होता है काफ़ी ज़्यादा होता है कंपटीशन बढ़ने की वजह से। तो खैर, हम अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें, जनरल अवेयरनेस कट ऑफ 4.5 नंबर था, रीजनिंग एबिलिटी का 14.5, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 4.75, ऐसे इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर का कट ऑफ आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि जो रीजनिंग का कट ऑफ है वो 14.5 नंबर है। मतलब कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया होगा, इसलिए कट ऑफ को इतना ज़्यादा रखना पड़ा। इंग्लिश में देखेंगे तो 11.25 है ना। तो ऐसे जो कट ऑफ रहता है वो डिसाइड ये करता है आपके लिए कि आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं लेकिन बाकी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरऑल कट ऑफ में आप पिछड़ जाते हैं। कट ऑफ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए कि कितने नंबर, मतलब जो कितना नंबर है डिसाइड किया जा रहा है, मतलब कितने बच्चे, कितना जो नंबर है वो बच्चे अच्छा करके आ रहे हैं किस सब्जेक्ट में, उसी को ध्यान में रख करके आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर मैं आपकी तैयारी की बात करूं कि आपने मन बना लिया है तैयारी करना है, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करता कि आज आपने मेंस के लिए पढ़ लिया, कल आप उठे आज मन नहीं कर रहा है हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेते हैं, फिर परसों कुछ और कर लेते हैं, ऐसा करते रहेंगे ना तो फिर वो आप खुद ही अपने परफॉर्मेंस में पाएंगे बहुत कमी है। तो अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, टाइम कैसे मैनेज करना है, अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो अब आपके लिए ये कोई बच्चों का खेल नहीं रहा ना। तो आप आधे मन से, अगर आधे मन से मेंस दे रहे हैं तो फिर वैसे ही आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप जब मेंस के लिए तैयारी करें तो समझिए एक तरीके से पूरी तपस्या ही है, क्योंकि यहाँ पे जो आप जी जान लगाएंगे उसी का नंबर काउंट होता है, प्रीलिम्स वाला काउंट होता नहीं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। मेंस की तैयारी जब आप करते हैं तो आपको ज़्यादा समय डेडिकेट करना पड़ता है, क्योंकि समय तो लिमिटेड है, दूसरी बात तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो वो नहीं कि हम 6 घंटे पढ़ के मेंस क्लियर कर लेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर आप इतने टैलेंटेड हैं तब अलग बात है, लेकिन मैं कॉमन बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ ये कि कोई रोबोटिक टाइम मैनेजमेंट का ऐसा नहीं कि आपने बस देखा और उसी के अनुसार करने लग गए। पूरी बात को समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। टाइम बाउंड होकर के तैयारी करना मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा मैंने देखा है कि जब आप मेंस के लिए तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर हार्डली आप पढ़ते रहते हैं, चाहे डेली पढ़ते रहें, लेकिन वो थोड़ा रिवीजन कम होने की वजह से आप उसको याद कम रख पाते हैं। तो जब मेंस के लिए आप तैयारी करने बैठते हैं तो आपको लगता है करंट अफेयर का ही हवा बना रहता है, एक तो उसमें से आता नहीं है क्वेश्चन आपको, दूसरा आप जो है पढ़े भी कम है। तो क्या करते हैं आप ज़्यादातर समय उसी को एलोकेट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? आप अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखें तो जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ 4.5 नंबर की है ना। इसका मतलब यह है कि बहुत या ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो करंट अफेयर में बहुत अच्छा नहीं कर पाए।
मैं पिछले साल की ही बात करूँ तो पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने तुक्के भी मारे थे, बहुत ज़्यादा नंबर अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुक्के मार करके अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, पता नहीं किसी ने बता दिया हो ऐसा करके, तो उससे होगा क्या कि आपका नेगेटिव नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर वो आपको दिक्कत परेशानी उससे होती है। तो अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो अगर आपको ये देखना होगा कि जो करंट अफेयर का समय है जो आप डिसाइड कर रहे हो 2 घंटे से ज़्यादा ना हो। डेली आप पढ़िए 2 घंटे। 2 घंटे बहुत समय होता है अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं। अब आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि आपने 5 मिनट पढ़ा, 10 मिनट आपने टेलीग्राम यूज़ किया, फिर व्हाट्सअप यूज़ किया, फिर इंस्टाग्राम पर रील देखने लग गए, तो ऐसा नहीं। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, फ़ोन अपने साथ में रखे हुए हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, 2 घंटे का समय बहुत समय, बोर हो जाएंगे आप। 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद की चीज़ें आप केवल पढ़ते जाते हो, दिमाग में कुछ जाता नहीं है और जो पढ़े रहते हैं वो भी भूला रहता है। तो 2 घंटे बहुत ज़्यादा समय है। अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ें तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि आप करंट अफेयर में को अगर पूरी तरीके से कवर करना चाहते हैं, जैसे आप कहें नहीं मैं तो पूरा 100% कवर करूँगा, एक भी न्यूज़ नहीं छूटेगी, वो इम्पॉसिबल टास्क है। और उतना समय आप डेडिकेट करके आपको उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा भी नहीं। आप कितना भी पढ़ लीजिए, करंट अफेयर में क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें से कुछ तो आप आंसर कर सकते हैं और कुछ में आप हमेशा ही फंसे रहेंगे, है ना। तो आप 2 घंटे पढ़िए, टाइम बाउंड रखिए ताकि बाकी चीज़ों के लिए आपके पास समय बचे। ऐसे ही बात हिंदी और इंग्लिश की है, डिपेंड करता है आपकी हिंदी और इंग्लिश जिस भी मीडियम को आप चूज़ कर रहे हैं कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। 2 घंटे का समय या 2 घंटे से कम का समय, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लेस देन और इक्वल टू 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे मैंने कहा मैक्सिमम आप अगर लगाना चाहें तो। ऐसे इसके लिए कि आपको वोकैब रिवाइज करनी है, रूल्स रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे का समय मोर देन इनफ है। उतना अगर आप डेली कर रहे हैं तो आप आसानी से अच्छे नंबर पा पाएंगे, अच्छे जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, है ना, क्योंकि जो आरआरबी पीओ मेंस होता है इसमें कंपोजिट टाइम होता है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, यहाँ तो लिख दिया है कि 2.5 घंटे से तो ज़्यादा ही पढ़िए और 4 घंटे तक आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय 12 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो बोरियत होने लगती है और फिर दिमाग में जाता नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये करंट अफेयर और इंग्लिश को हटा करके जो भी समय आपके पास बच रहा है इन्हीं दोनों सब्जेक्ट पे आप लगाइए, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप पाएंगे कि आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपको ये लग जाएगा कि करंट अफेयर वाले सेक्शन में भले ही थोड़ा कम कर पाए हैं, लेकिन रीजनिंग और क्वांट में इतना बढ़िया किया है कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, है ना। एक इसमें और चैप्टर मतलब सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर नॉलेज का। अब ये अकॉर्डिंग टू योर नीड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे BCE कर रहते हैं, BTech किए रहते हैं, है ना, या फिर 12th तक कंप्यूटर तो पढ़े रहते हैं। तो कुछ बच्चों को नीड रहती है पढ़ने की, कुछ बच्चे जो होते हैं एकदम नए होते हैं तो उनको ज़्यादा पढ़ने की नीड होती है, उनको एकदम नए होते हैं तो एकदम सब कुछ पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे बहुत यूज टू हैं तो उनको कुछ नहीं पढ़ना होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई पढ़ते ही नहीं कंप्यूटर नॉलेज के लिए, वो एग्जाम में जाते हैं तब भी अच्छे नंबर स्कोर करके आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये नीड के ऊपर है। आपने 2 घंटे 2.5 घंटे 4 घंटे रीजनिंग पढ़ी, क्वेश्चंस किए, उसके बाद आप थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठे, आप एक बुक उठा लीजिए कंप्यूटर की, शॉर्टकट्स देख लीजिए, कोई वीडियो देख लीजिए, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, बस इतना बहुत है। डेली करते रहिए, 10-15 दिन में आप सब कवर कर लेंगे, है ना। फिर से मैं कह रहा हूँ ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले से कितना फेमिलियर हैं। तो आपको ज़्यादा जो समय है अपने दिन का वो एलोकेट करना है किसमें, रीजनिंग और क्वांट में। ये कब आप कर पाएंगे, जब आप इन दोनों सेक्शन को टाइम बाउंड कर पाएंगे। अगर इनको टाइम बाउंड नहीं किया कि आज ना मैं 1 महीने के करंट अफेयर पढ़ लूँगा फिर मैं बाकी चीज़ें पढ़ूंगा, तो आप ये देखेंगे अगर आपने टाइम बाउंड नहीं किया है तो आप पूरा दिन वो 1 महीने के करंट अफेयर ही पढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा 2 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे में 1 महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है मुझे, तो आप ये पाएंगे कि हो सकता है 1 महीने का ना पढ़ पाएँ, 20 दिन का तो खत्म हो ही जाएगा उस 2 घंटे में। तो आप खुद ही सोचिए कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। तो पुअरली अगर मैनेज करेंगे टाइम तो फिर दिक्कत तो आएगी ही। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट रहा। मैं आपको बताते ही चलता हूँ अब अगली बार, मतलब अगले स्लाइड से, कि आपको पढ़ना क्या है ना, खास तौर पे जिसमें आपको दिक्कत होती है। सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या पढ़ेंगे आप, सब कुछ पढ़ लेना। वो तो ऐसा हुआ कि आप A to Z तक सब कुछ पढ़ रहे हैं, फिर तो उसमें से बाहर कुछ आएगा नहीं। जैसे मैंने देखा है
कि पीडीएफ्स आती हैं वो 1500 पेजेस की रहती हैं। अब उसमें लिखा रहेगा कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप पिछले 5 महीने का एक पीडीएफ निकाल लीजिए एक लाइन की, सारी न्यूज कवर करें, उससे बाहर कहाँ कुछ आएगा, लेकिन वो आपको याद तो रहना चाहिए। तो प्रैक्टिकलिटी एक अलग चीज़ है। तो अगर हम बात करेंगे आपको पढ़ना क्या है, तो आपको इस समय जो करंट अफेयर है वो पिछले 4 से 6 महीने के आपको पढ़ के रखने हैं, है ना। पिछली बार आरआरबी पीओ मेंस हुआ था तो उसमें जनवरी और फरवरी का भी करंट अफेयर पूछ लिया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि बीच में लॉकडाउन का पीरियड था तो कुछ न्यूज तो खास रही नहीं थी, तो इसलिए पीछे भी चले गए। लेकिन 4 से 6 महीने मोर देन इनफ आपको समय ये है कि आप अगर इतना करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप सारी चीज़ें लगभग कवर कर लेंगे। अब इसमें पढ़ेंगे क्या, सबसे ज़्यादा आपको फोकस क्या रखना है, जो इकोनॉमी, आरबीआई या फिर आरआरबी रिलेटेड न्यूज़ है, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है, डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, डिफरेंट जो यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो रेट्स हैं उनमें परिवर्तन कर रहा है आरबीआई, है ना। तो ऐसे जो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ है, नया सर्कुलर कोई जारी कर रहा है आरबीआई, या आरआरबी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई नया फीचर लॉन्च किया जा रहा है, तो वो सब आपको बड़ा अपडेट रखना है। वहाँ से न्यूज़ें आपकी ज़्यादातर आती हैं। फिर जो बजट है इस साल का वो आपको देख करके रखना है, स्पेशली जो एलोकेशंस हो रहे हैं, और वो एलोकेशंस आप आरआरबी के लिए पढ़ रहे हैं तो खासतौर पे कृषि क्षेत्र में जो एलोकेशंस किए जा रहे हैं, है ना, या फिर जो रूरल इंडिया के लिए एलोकेशंस किए जा रहे हैं कि किस स्कीम के लिए कितना पैसा एलोकेट किया है ना, ये जो आपकी चीज़ें हैं। या फिर बजट में कोई नई स्कीम अनाउंस करी गई तो उसके बारे में आपको ध्यान से देखना होगा। पूरा बजट तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा याद करना, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना करेंगे तो आपके लिए बहुत रहेगा। इसके साथ साथ जो बैंकिंग अवेयरनेस वाली चीज़ है वो आपको तो पता रहनी ही चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपकी कमज़ोर है तो आप ये मान के चलिए आप इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुकेगा, है ना। तो ये जनरल अवेयरनेस जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें बैंकिंग अवेयरनेस इंटरव्यू तक काम करता है, तो ये आपको तो स्ट्रॉन्ग अपना रखना ही है। बैंक की सारी बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अब जब करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें आ ही जाती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, जो अलग अलग MOUs हो रहे हैं वो सब करंट अफेयर का ही पार्ट होते हैं। लेकिन वो तो एक जनरल सी चीज़ है। अब एक ही दिन में 10 MOU साइन होते हैं भारत के, तो आप कितना याद रखेंगे। तो इसीलिए मैंने इसमें फोकस पॉइंट आपको बता दिया कि इन चीज़ों पे तो आप अपनी पकड़ मजबूत रखिए, ताकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स का नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, इकोनॉमी, आरबीआई, आरआरबी रिलेटेड जो न्यूज़ हमको पढ़ के रखिए, बजट के एलोकेशंस ध्यान रखिए, बैंकिंग अवेयरनेस ध्यान रखिए, आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, पढ़े हुए आपको लगेंगे। बाकी आप रिवाइज जितना करेंगे करंट अफेयर उतना ही बेटर है। ध्यान रखिए करंट अफेयर को अगर आप पढ़ते जा रहे हैं तो जितना एग्ज़ाम के पास वाले महीने हैं, है ना, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम आपका सितंबर में होना है तो अगस्त वाला महीना, जुलाई वाला महीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन, ऐसा जनरल ट्रेंड है, कोई रूल नहीं, पूछा जाता है। तो रिवीजन पे ध्यान रखिए, केवल कवर कर लेना कि हमने 6 महीने पढ़ लिया, आता जाता कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आगे हम बढ़ें, बात करें रीजनिंग की। तो क्या करना है आपको दिन में, वो जो 3-4 घंटे आप पढ़ेंगे रीजनिंग, उसमें करेंगे क्या। ध्यान रखिएगा कि वो 3-4 घंटे जो आप पढ़ेंगे उसमें कम से कम आप 3 हाई लेवल की पजल्स खुद से सॉल्व करें, है ना। अब ये भी ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि जो पजल्स होंगी वो आरआरबी पीओ लेवल की होनी चाहिए। ये जो हाई लेवल की पजल है, जैसे मैंने कहा मेंस लेवल की पजल, अब मेंस लेवल की पजल अपना एग्जाम का क्या लेवल है उस पर डिपेंड करती है। सबसे हाई लेवल आता है एसबीआई पीओ में, मेंस में, उसके बाद आपका रहेगा आईबीपीएस पीओ में, फिर आपका आता है आरआरबी पीओ, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एसबीआई वाला करें पीओ मेंस के लेवल की तो ठीक है, अगर वो कर लेंगे तो ये तो कर ही लेंगे, है ना। लेकिन आप आरआरबी पीओ का अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे ना 3 नहीं हो पाएगा, तो उस लेवल के अगर आप करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो कम से कम 3 ऐसी पजल सॉल्व करिए डिफरेंट डेली, तो आप देखेंगे बड़ा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि अच्छा ये तो रीजनिंग वाला सेक्शन हमारे लिए बहुत अच्छा है। फिर मिसलेनियस वाले जो आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं, मिसलेनियस बहुत बड़ा था तो सब चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, कम से कम 2-2 सेट करिए डेली। 2 सेट का मतलब 10 क्वेश्चंस, जैसे सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सब आपको कम से कम 2 सेट करने चाहिए डेली। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटे आप लगाएंगे तो ये वाला आपका जो ये सेक्शन है कवर हो जाएगा, आप 2-2 सेट आसानी से कर पाएंगे। अब दिक्कत उन्हीं को होगी जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप 1 घंटे में इसे कर लेंगे, प्रैक्टिस बनी रहेगी आपकी, है ना।
फिर एक और सेक्शन आता है मेंस में जो कि कहा जाता है लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि काफ़ी ट्रिकी है और बहुत ज़्यादा ये आप कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव है, कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे से अटेम्प्ट नहीं करते। तो आपको अगर इसके कॉन्सेप्ट पता है तो अगर आप 10 क्वेश्चन डेली करें, मॉक उठा लीजिए, वहाँ से 10 क्वेश्चन आप करिए, सेक्शनल उठा लीजिए, 10 क्वेश्चन आप डेली करेंगे, डिफरेंट कंक्लूजन वाले कर लिए, अजम्पशन वाले कर लिए, आर्गुमेंट वाले कर लिए, ऐसे आप डिफरेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 10-15 दिन में आपको एक सेंस डेवलप हो जाएगा, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के तो आप 10 के 10 कर लेंगे, 10 नहीं भी कर पाएंगे तो 4-5 कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस डेली करने हैं। 10 क्वेश्चन अगर आप डेली कर रहे हैं, 20 दिन की पढ़ाई आपकी है तो 200 क्वेश्चंस हो गए। 200 क्वेश्चंस के बाद भी अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में कॉन्सेप्ट नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप नहीं करें, है ना। तो ये आपको करना है रीजनिंग के लिए, कम से कम इतना तो आप करिए। आगे अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कम से कम आपको 2 हाई लेवल की डीआईज करनी है, 2 डीआईज हाई लेवल की आपको करनी है, आरआरबी पीओ लेवल की जो पूछी जाती हैं। अब इसमें अर्थमेटिक वाली भी हो सकती है, नॉन अर्थमेटिक भी हो सकती है ना, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन करने हैं। अब ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, जो लोग केवल पीडीएफ से देखते हो कहेंगे 15 सिंप्लीफिकेशन तो आता नहीं, एक भी नंबर नहीं आता, सही बात है। सिंप्लीफिकेशन में सभी बच्चों को कहता हूँ करने के लिए आप डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए उसे 15 क्वेश्चन करने का। क्यों? सिंप्लीफिकेशन आता है इसलिए नहीं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है। आपको कोई भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कुछ करना है, तो जो आपका समय 20 सेकंड का लग रहा है वो आप 5 सेकंड में कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। इसलिए कहता हूं 15 क्वेश्चन आप कम से कम डेली करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 से 10 क्वेश्चन आप करिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आरआरबीपीओ में। इसमें अर्थमेटिक के कम से कम 20 आप अलग अलग क्वेश्चंस करें, है ना। अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चंस आपने एक सेट उठा लिया कहीं से, प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, मॉक ले लीजिए, अलग अलग, ये नहीं कि एक ही टॉपिक का कि आज प्रॉफिट एंड लॉस किया तो कल, ऐसा नहीं। आप अलग अलग क्वेश्चंस करिए 20 कम से कम, तो आपको एक हैबिट बनी रहेगी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 से 10 क्वेश्चंस डेली ट्राई करिए, मिसिंग रॉन्ग दोनों को मिला के। ध्यान रखिएगा कोई ट्रेंड नहीं चलता है कि इस बार मिसिंग है तो हर बार मिसिंग ही रहेगा, कभी मिसिंग कभी रॉन्ग, कभी दोनों मिला के दे देते हैं, तो वहाँ पे कोई बहाना चलता नहीं। तो ये आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए करिए, जो भी आपके पास 3 से 4 घंटे हैं उसमें अगर आप ये प्रयास करेंगे तो ये सारी चीजें फिट कर लेंगे। तो ये आपको करना है। अब ये जो मैंने आपको बताया है ये आपका मिनिमम टारगेट है। मिनिमम टारगेट का मतलब कि इतना तो कम से कम आप करिए ही। अब क्यों करिए? क्योंकि भाई एग्जाम आपको निकालना है, सिलेक्शन लेना है, अच्छे नंबर लाने। तो ये मिनिमम टारगेट आपके लिए मैंने डिसाइड किया हुआ है कि आप इतना तो करिए ही करिए। इतना कर लेंगे, उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो आपको पता है कि आपको अभी आगे चल करके जो इंग्लिश है वो भी पढ़नी है। अब इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है वो मैंने लिखा नहीं, हिंदी के लिए क्या पढ़ना लिखा नहीं, कंप्यूटर के लिए, क्योंकि वो तो एक फिक्स सेट है कि अच्छा वो क्या पढ़नी है, ग्रामर के वो तो वैसा का वैसा ही है। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ते, जिनकी अच्छी रहती है तब भी वो निकाल ही लेते हैं, अच्छे नंबर पाते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है। तो आपके पास समय बचे तो आप फिर इंग्लिश, कंप्यूटर ये सब पढ़ते रहिए। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, क्वांट, रीजनिंग और आपके करंट अफेयर, इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या कम से कम पढ़ना है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है कि क्या पढ़ना है, कितना समय आपको एलोकेट करना है, कैसे पढ़ना है, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप इसे लगा करके देखेंगे अपने जीवन में तो आप पाएंगे कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ रहा है ना। क्योंकि आप जब मेंस क्लियर करेंगे तो आपका जो मेंस वाला नंबर है वही केवल आपके सिलेक्शन में सहायक बनेगा। फिर आप इंटरव्यू देंगे तो मेंस और इंटरव्यू को मिला करके आपका सिलेक्शन होता है। तो इंटरव्यू तो आप बढ़िया निकल भी गए, मेंस के नंबर अगर कम पड़ गए तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत होती है। 1-2 नंबर से चूक जाएंगे तो बड़ा दुख होता है। तो बढ़िया पढ़ाई करिए। अब मेंस के लिए तो मैंने फिर से आपको बता दूं, मेंस के लिए तैयारी करना एक तपस्या के समान है। वहाँ पे कोई ये नहीं है कि हम तो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि आप अब किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन को संवारने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा, बहाने बनाएंगे तो उसका भी फल मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा फल खाना चाहते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय।